हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने कल टॉपिक नया स्टार्ट किया है, ये नई सीरीज़ है जिसे हमने यूट्यूब पे थंबनेल के तौर पर डाला है, इंडिया आफ्टर 1858। एक्चुअल टॉपिक नेम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से आगे बढ़े, हमने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल पढ़ना है, हमने रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस पढ़ना है, हमने सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की कंडीशंस को स्टडी करना है, एजुकेशन के प्रति एक रिटेलिएटरी बिहेवियर क्यों हुआ ब्रिटिशर्स का, इसे स्टडी करना है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, तो वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ओनली। दैट्स व्हाई आवर थंबनेल टॉपिक इज इंडिया आफ्टर 1858। आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें पता लगने वाली हैं उस सीरीज़ में। आज ये दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने जो लगभग 77 मिनट्स का हमारा कल का फुल लेक्चर था, जिसके तहत हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, लोकल बॉडीज़ पढ़ा, और आज उसी कड़ी में हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ द चेंजेस इन द आर्मी। तो स्टार्ट। देखिए 1857 का रिवॉल्ट एक बहुत बड़ा आई ओपनर एक्टिविटी इंसिडेंट हुआ ब्रिटिशर्स के पूरे अब तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इंडिया में कई तरह की चीज़ें ब्रिटिशर्स ने इम्पैक्ट की, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इवन कल्चर और रिलीजन ऑल्सो। ऐसे में आर्मी में सबसे बड़े चेंजेस आते हैं इस पूरी सीरीज़ के दौरान, क्योंकि आर्मी वाज द मेन रीज़न ऑफ द रिबेल, ऑफ द रिवॉल्ट। अब होता यह है कि ये एक सिपाही म्यूटिनी से शुरू हुई, आगे बढ़ी, और ये पूरे देश की एक पॉपुलर मूवमेंट के तौर पर जानी गई उत्तर भारत की। आई बात समझ में? उत्तर भारत बड़े लेवल पर इसमें शामिल हुआ और ये पॉपुलर मूवमेंट बन गया। लेकिन मेन रीज़न ये सिपाही म्यूटिनी था। सिपाहियों के द्वारा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी गई इस समय, और अंग्रेज़ों की सत्ता को सीधी सीधी चुनौती दे दी गई भारत में। इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा इस सिपाही वाले सिस्टम को, इस आर्मी को रीअलाइन करना बहुत ज़रूरी था। रीअलाइन कैसे किया गया? सबसे पहले तो अपनी एक गलती को सुधारा गया। वो गलती क्या थी? ब्रिटिशर्स ने ये एक्नॉलेज किया कि हमारी आर्मी की फॉर्मेशन बहुत ही लोप साइडेड है, यानी कि यूरोपियन टू इंडियन रेशियो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में इंडियंस हैं। जिस समय में 1857 का रिवॉल्ट होता है, 40,000 यूरोपियंस पे 2,15,000 इंडियंस हैं। 40,000 यूरोपियंस पे 2,15,000 इंडियंस। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना माल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था। ऐसे में सबसे पहले इस प्रोपोर्शन को करेक्ट किया गया और ये फार्मूला लाया गया कि अगर बंगाल प्रेसिडेंसी की बात की जा रही है तो वहाँ पर 1:2 रखना है, यानी कि हर 2 इंडियंस पर 1 यूरोपियन होगा। और अगर ये बात बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की हो रही है तो रेशियो 2:5 रखी जाएगी, हर 5 इंडियंस पर 2 यूरोपियंस होंगे। इस तरह से यूरोपियंस की तादाद बढ़ाई जाएगी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और इंडियंस की तादाद कम की जाएगी, उनके नंबर रिड्यूस किए जाएंगे। ये पहला। दूसरा परिवर्तन जो आर्मी में किया गया वो ये था कि जितनी भी की पोजीशंस हैं आज के बाद से, क्योंकि उस समय में जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे कॉमन चीज़ ये थी कि बड़े लेवल पर आर्टिलरीज़ को लूटा गया। आर्म्स एंड एमिनेशंस को सबसे पहले वो लूटते थे, वहाँ से हथियार अपने कंट्रोल में लेते थे, और जब एक बारी आर्म्स एंड एमिनेशंस कन्फिस्केट हो जाते थे उसके बाद बड़े लेवल पर ये लोग एम्पावर्ड हो जाते थे, क्योंकि इनके पास वेपन आ जाते थे। ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी आर्टिलरीज़ हैं ये अब यूरोपियंस के कंट्रोल में रहेंगी। तो यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये नज़र आती है कि आपने इंस्टीट्यूशनल यानी कि पोजिशनल वे में यूरोपियनाइजेशन किया यहाँ पर, और स्ट्रेटेजिकली जितनी भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया की, जो भी इम्पॉर्टेंट रेजिमेंटल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अब यूरोपियंस रहेंगे। तो यानी कि जोग्राफिकली भी आपने एक यूरोपियनाइजेशन कर दिया। तो स्ट्रेटेजिकल यूरोपियनाइजेशन एंड पोजिशनल यूरोपियनाइजेशन, ये दोनों चीज़ें आप एक्टिविटी में लेकर के आए। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी आपने ये डिसाइड किया कि अब 19th सेंचुरी के दौरान जितने भी हमारे आर्टिलरी हाउसेज हैं उनका हेड यूरोपियन होगा, और आगे बढ़ करके 20th सेंचुरी के दौरान टैंक्स एंड आर्मर्स, टैंक्स बाद में बहुत बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो 20th सेंचुरी के दौरान टैंक्स एंड आर्मर्स का हेड यूरोपियन होगा। आई बात ये क्लियर? इसके अलावा आपने ये डिसाइड किया कि मैनेजमेंट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग के दौरान भी जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वहाँ पर भी यूरोपियंस होंगे। तो यानी कि आपने डेलिब्रेटेडली इंडियंस को नीचे की तरफ रखा, और परिस्थिति ये थी कि 1914 तक इंडियन जितने भी प्रयास कर लें वो सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं जा सकते थे, और सभी सुपीरियर पोस्ट पर यूरोपियंस ही काबिज थे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला इम्पॉर्टेंट कारण ये माना गया, एक ख़ास तरह के फिक्शन को प्रमोट किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत सी कल्पनाओं को सही में अस्तित्व प्रदान कर दिया गया, यानी कि बहुत सी ऐसी फिक्शंस थी जिन्हें रियलिटी में लाने का प्रयास किया गया कि लोग उन फिक्शंस को एक रियल कंडीशन मान करके एक्सेप्ट करें। इसमें सबसे बड़ी थ्योरी ये थी
कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडियन मासेस को मार्शल एंड नॉन मार्शल कम्युनिटीज़ में बांटा। तो मार्शल एंड नॉन मार्शल रेसेस का कंसेप्ट आया और ऐसा कहा गया कि जो अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश से और साउथ इंडिया से जो सैनिक आते हैं, जो आर्मी पर्सन्स आते हैं, ये नॉन मार्शल रेस से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिए, ये अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया के ये वही सैनिक हैं जिनके दम पर अब तक अंग्रेज़ों ने भारत को जीता है। लेकिन अब दुर्भाग्य ये हो जाता है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है इस टाइम पे कि इन्हीं के द्वारा बड़े लेवल पर 1857 में विद्रोह में शिरकत भी की गई। यही शामिल थे उसमें, क्योंकि अवध के ही सैनिक थे जो मेनली विद्रोह का हिस्सा बन रहे थे, इसलिए इनको अब सेना से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए इन्हें नॉन मार्शल रेस कह करके, नॉन मार्शल क्लैन कह के बाहर किया गया और एक नए वर्ग को मार्शल क्लैन का टैग दिया गया और कहा गया कि सिख, पठान और गुरखा, ये इंडियन मासेस में ये वो मासेस हैं जो मार्शल रेस हैं। रीज़न ये था कि इन सिखों की बात करें, गुरखों की बात करें, पठानों की बात करें, इन्होंने बड़े लेवल पर ब्रिटिश आर्मी की सपोर्ट की थी 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, और बाद में ब्रिटिशर्स ने ऐसा माना कि इन्हीं को हमें आर्मी में इंडक्ट करना चाहिए। ऐसे में एक पोजीशन ये भी आ चुकी थी कि 1870 के अराउंड, 1875 के अराउंड ऑलमोस्ट ब्रिटिश आर्मी की टोटल कॉम्पोजिशन में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सिखों का था, यानी कि 1875 तक सिख 50% डोमिनेट करते थे ब्रिटिश आर्मी को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से आपने मार्शल एंड नॉन मार्शल थ्योरी के तहत बड़े लेवल पर उन सैनिकों को सेना से बाहर कर दिया जिन सैनिकों के द्वारा शायद 1857 का विद्रोह किया भी गया, ऑर्गेनाइज हुआ और लीडरशिप प्रोवाइड की गई। अगला कंसेप्ट आप क्या लेकर के आए? आपने ये देख लिया था 1857 के अराउंड कि चाहे कोई अवध से था, चाहे बिहार से था, चाहे मध्य प्रदेश से था, सेंट्रल इंडिया से था, साउथ इंडिया से था, लेकिन ये सभी कुछ कॉमन कॉजेज़ के लिए आपस में यूनिफाई हुए। ऐसे में ब्रिटिशर्स को इंडिया का कॉमन एनिमी माना गया। बहादुर शाह जफ़र को, यानी कि मुग़लों के शासक बहादुर शाह II को एक कॉमन लीडर इंडिया का एक्सेप्ट किया इन्होंने। बड़े सारे क्षेत्रीय राजा, चाहे वो रानी झांसी मणिकर्णिका की बात हो, चाहे वो तांत्या टोपे की बात हो, चाहे वो बिरजिस कादिर की बात हो, चाहे वो अवध के जो शासक थे, ये सारे साथ आए क्योंकि एक कॉमन कॉज इनके पास आया। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को अब ये भय था कि आने वाले समय में सेना के अंदर कभी भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर नेशनलिज्म का कोई थॉट नहीं होना चाहिए, उनके अंदर पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति जैसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए? अंग्रेज़ों ने इसका सबक भी 1857 से ही लिया। उन्होंने देखा कि 1857 के रिवॉल्ट के दौरान 1857 के विद्रोह में जो मेन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो एक खास रीजन से आ रहा था, अवध के सैनिकों के द्वारा आ रहा था। ऐसे में रीजनल लॉयल्टी जाग उठी थी इन लोगों की जब अवध को अनेक्स किया था अंग्रेज़ों ने। इस वजह से अब अंग्रेज़ों के सामने ये एक मैसेज था कि 1857 के रिवॉल्ट में सिख खिलाफ खड़े हुए विद्रोह के, पठान खिलाफ खड़े हुए, गुरखा खिलाफ खड़े हुए। इस तरह से अगर हम पूरे भारत की ये जो एक सेना है, इस सेना में नेशनलिज्म की फीलिंग को रोक पाएँ तो फिर अल्टीमेटली हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो उन्होंने कैसे अचीव किया? ख़ास तौर पर इस टाइम पर जो रेजिमेंट्स ऑर्गेनाइज़ की गई, उन रेजिमेंट्स के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया गया। हर रेजिमेंट के अंदर आपने कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, सोसाइटी और क्लास के बेसिस पर डिफरेंसेस क्रिएट किए। किसी भी एक रेजिमेंट के अंदर आप कम्युनल कंपनीज़ और कास्ट कंपनीज़ को खड़ा करते थे। वो कम्युनल कंपनीज़ और कास्ट कंपनीज़ हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए एक रेजिमेंट है, बड़ी रेजिमेंट है, काफ़ी सारे सोल्जर्स उसके अंदर आते हैं, उस रेजिमेंट के अंदर कंपनियां बनी हुई थी और वो कास्ट के बेसिस पे बनाई थी, कम्युनिटी के बेसिस पर बनाई थी, रिलीजन के बेसिस पर आपने बनाई थी। रीज़न ये था कि मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि एक सेना का जत्था 1000 सैनिकों से बन रहा है। ऐसे में मान लीजिए कि 200 सैनिक आपस में जुट करके अगर किसी तरह का विद्रोह करना भी चाहते हैं, बाकी 800 सैनिकों से उन 200 को दबवा दिया जाएगा, क्योंकि वो 800 उन 200 से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कम्युनिटी, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, इन आधारों पर उनसे अलग होंगे। इसमें आपस में इनकी सोच कभी नहीं मिलेगी, तो इनका कॉमन एजेंडा कभी सेम होगा ही नहीं। आई बात समझ में? ऐसे में अगर फिर ये 200 ना खड़े होकर उन 800 में से कोई खड़ा हो रहा है तो फिर इनसे दबवा दिया जाएगा। ऐसे में डेलिबरेटली सेना के बीच में कम्युनलिज्म की ट्रेनिंग प्रमोट की जाती थी, उनको सिखाया पढ़ाया जाता था और उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता था कि उनकी रीजनल लॉयल्टी ज़्यादा हो, वो अपने क्षेत्र से, अपनी जाति से, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के प्रति ज़्यादा दायित्व समझे, ज़्यादा लॉयल्टी समझें, यानी कि ज़िंदगी में कभी उनके अंदर नेशनल लॉयल्टी ना जन्मे। आई बात समझ में? यही लॉयल्टी रहे, क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर 1000 सैनिक हैं एक टुकड़े में
हज़ारों के हज़ार के अंदर अगर एक राष्ट्र की भावना आ गई तो उन हज़ार को सप्रेस किससे कराएंगे? यही प्रॉब्लम तो 1857 में फेस करना पड़ा। इतने बड़े लेवल पर विद्रोह खड़ा हो गया था कि उसे सप्रेस करने के लिए ब्रिटेन से आर्मी बुलानी पड़ी थी। और आप सब जानते हैं कि जब आर्मी ब्रिटेन से आई वो तभी सप्रेस हो गया, क्योंकि जितनी भी मेजॉरिटी नॉर्थ इंडिया की आर्मी बनती थी वो तो सारी विद्रोह में खड़ी हो गई थी और सबका कॉज कॉमन हो गया था। ऐसे में नेशनल इश्यूज़ कभी इनके एजेंडे पे आने ही नहीं चाहिए। इनकी रीजनल लॉयल्टी को प्रमोट करो, इनकी कम्युनल लॉयल्टी को प्रमोट करो, और उन मुद्दों को लेकर के जब ये खड़ा होने चाहेंगे तो उसी रेजिमेंट के अंदर इतने डाइवर्सिफाइड रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट के लोग लेकर के आओ कि कभी इनकी आपस में बन ही नहीं सकती, तो एक को दूसरे से दबा देंगे। यानी कि आर्मी को बैलेंस एंड काउंटर पॉइस की पॉलिसी पर खड़ा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के बाद क्या चेंजेस आते हैं, तो आंसर ये है कि आर्मी बैलेंस एंड काउंटर पॉइस के पॉलिसी पर खड़ी की गई, जिसे अगर क्रिटिक की भाषा में कहें तो वैसे डिवाइड एंड रूल कहता है। ये डिवाइड एंड रूल के तहत बनाई गई। इस सेना के भीतर खास चीज़ ये आ गई कि सेना में आपसी जुड़ाव खत्म हो गया, यानी कि सैनिक एक दूसरे के मर्म, एक दूसरे की ज़रूरत और दुखों से बिल्कुल अलग हो गए और उनकी लॉयल्टी किनके प्रति हो गई? अपने मास्टर के प्रति। मुद्दा ये है कि इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद बड़े पैमाने पर अकबर के टेन्योर को स्टडी करने की कोशिश की कि अकबर पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल करता था, उसके समय में कोई विद्रोह क्यों नहीं होता था सेना का। उसमें उन्हें ये पता लगा कि अकबर ने बहुत ही सेकुलर आर्मी क्रिएट कर रखी थी, जिसमें उसने ईरानी दल, तुर्रानी दल, हिंदुस्तानी दल, अफ़गानी दल, कई दल भर्ती कर रखे थे, जिनमें आपस में कभी एकजुटता आती ही नहीं थी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्ट्रेटजिकली अकबर करता था। इसी फार्मूले को अब अंग्रेज़ों ने भी अपनाया और उन्होंने कहा कि हम सो कॉल्ड सेकुलर आर्मी बनाएंगे, जिसमें एक धर्म से लोग सारे नहीं होंगे, एक जाति के लोग नहीं होंगे, सभी अलग अलग होंगे। ऐसे में हो ये जाता है कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर चेयर पे 2 लोग बैठे हैं और वो दोनों आर्मी से हैं, लेकिन मैं रूलर हूँ। अब ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे, दोनों की कभी एक दूसरे से लॉयल्टी नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति वो आंसरेबल नहीं होंगे, लेकिन उन दोनों की एलिगेंस, स्वामी भक्ति मेरे प्रति होगी। मतलब हर कोई मेरे तरफ देखे, आपस में एक दूसरे की तरफ ना देखे। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कन्वर्जेंस पॉइंट मैं होना चाहिए, यानी कि कन्वर्जेंस पॉइंट मास्टर होना चाहिए। आई बात समझ में? सेना एक बड़ा रुतबा रखती थी ब्रिटिश शासन में। अंग्रेज़ों का शासन सेना के आधार पर खड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि एक समय ऐसे था 1870s और 1880 के बीच में कि जो कुल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उस समय की भारतीय बरतानिया सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस कुल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 52 to 54% केवल सेना पर ही खर्च हो जाता था। यानी कि 1870s का एक आंकड़ा बचाया जाता है, जिस दौरान 47 करोड़ टोटल रेवेन्यू अमाउंट के तौर पर लिया गया है, अर्न किया गया है, जिसमें से 20 करोड़ आपने सिंपली सेना पर ही खर्च कर दिया है। इसका आधार क्या था? सेना क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक राज्य के लिए और सेना पे इतना खर्चा क्यों होता है? मुद्दे की बात अब यहाँ पर यह आ जाती है कि हमें नेचर ऑफ द स्टेट समझना होगा। स्टेट कोई वेलफेयर स्टेट नहीं था, ये एक पुलिस स्टेट था। आप सेना इतनी बड़ी रखते हैं, उसका प्रमाण इस बात से तय हो जाता है कि आपने लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, इच्छा के विरुद्ध दबा करके रखा है। जब आप समाज को दबा करके रखना चाहते हैं, एक स्टेट को वेलफेयर ना बना करके पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर आपको डिफेंस अपरेटस की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में ये सिद्ध हो जाता है कि वो देश से आपकी किसी तरह की कोई अफिनिटी नहीं है। आप लोगों की पॉपुलर चॉइस को मोबिलाइज करके, लोगों की पॉपुलर विशेस के दम पर रूल नहीं करना चाहते, आप अपनी पावर और फोर्स के दम पर रूल करना चाहते हैं। मतलब वो आपकी मेन या मदर कंट्री नहीं है, आप उसे एज अ कॉलोनी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? इसी समय अगर हम कंटेम्प्रेरी यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन में हमने देखा पार्लियामेंट थी, वहाँ पर सिस्टम डेमोक्रेटिकली फॉलो हो रहा था, हर चीज़ कानून बना करके लागू की जा रही थी। लेकिन इंडिया में सिस्टम पूरी तरह से इससे डाइवर्ज कर जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सेना का इतना रुतबा और सेना पे इतने खर्चे होने के कारण 3 थे। भारतीय सेना की बहुत इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिश रूल में, उसके आधार ये बन जाते हैं कि इस समय में इंडिया एक बहुत ही हाई प्राइज्ड कॉलोनी थी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वर्ल्ड लेवल पर अगर सभी बड़ी ताकतें किसी एक कॉलोनी को झपटने के लिए लड़ रही थी, ग्रैब करना चाहती थी, तो वो इंडिया थी। ऐसे में रशिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन चारों के बीच जद्दोजहद लगी हुई थी।
अगर भारत की बात हो तो आप सब जानते हैं नॉर्थ वेस्ट से रशिया एंटर करना चाहता था, वेस्ट से जर्मनी एंटर करना चाहता था, साउथ ईस्ट एशिया से फ्रांस एंटर करना चाहता था, और ब्रिटेन तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ था। ये चारों बड़े देश चारों की चारों कॉलोनियलिस्ट पावर की निगाह पे, नज़रों पे इंडिया चढ़ा हुआ था। ऐसे में ये सेना भारी भरकम इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि आप इन ताकतों से भारत के बॉर्डर बचाना चाहते हैं, यानी कि रशिया, जर्मन और फ्रेंच इन्वेजन्स रोकनी है आपको इंडिया में, इंडियंस की भलाई के लिए नहीं, पर्टिकुलरली अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए। आप ये जानते भी हैं जब बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह हुआ था तो वो ये कहते थे कि जर्मन बाबा आएगा और भारत को आज़ाद कराएगा। जर्मन बाबा से मतलब यहाँ पे जर्मनी है। तो कुल मिलाकर के उसी जर्मन बाबा से ये डर रहे हैं और बचना भी चाहते हैं। तो ऐसे में आर्मी की इतनी बड़ी तादाद होने का एक आधार ये है कि कॉलोनी हाई प्राइस थी और उसे बाहरी ताकतों के अगेंस्ट बचा करके रखना था। दूसरा कारण ये था कि यही आर्मी थी जिसके दम पर अंग्रेज़ों को ये नज़र आता था कि विश्व स्तर पर जहाँ पर अब बड़ी ताकतें अदर कंट्रीज़ और अदर कॉन्टिनेंट्स को जीत रही हैं, ऐसे में हमारे क्षेत्र में जो आता है हम उसे ही बेटर वे में कंसोलिडेट करें। ऐसे में एशिया और अफ्रीका में अपना रिजिम एक्सटेंड करने के लिए बड़े लेवल पर इंडियन आर्मी का यूज़ किया जाता था। तो अफ्रीका और एशिया में जितनी भी वॉर्स वेज की गई हैं इस टाइम पे, वो इंडियन आर्मी के दम पर ही जीती गई हैं। चाहे वो सिंध था, चाहे अफ़गान था, चाहे भूटान था, नेपाल था, म्यांमार था, चाहे अफ्रीकी देश थे, ये सभी भारतीय सेना के दम पर ही जीते गए थे। इसलिए बड़े तादाद में सेना रखनी ज़रूरी थी क्योंकि कॉलोनीज़ एक्सटेंड करनी थी, इकोनॉमिक रीजंस थे। तीसरा आधार ये था कि जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो इस सेना में एक बहुत बड़ा वर्ग यूरोपियंस का है। जब हम उन यूरोपियंस की बात करते हैं तो इन्हें आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन कहते हैं। आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक बड़ी आर्मी है, उस आर्मी में बड़े लेवल पर आपने यूरोपियंस भी रखे हैं, और ये आर्मी के ये जो यूरोपियन है ये की पोजीशंस पे हैं, और इन्हें की पोजीशंस पे रखने का कारण ये है कि आप भारत पे अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हैं और पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आप इंडिया को पेरेनियली एटर्निटी में कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मतलब भारतीय खर्चे पे भारतीयों को भर्ती करके भारत को ही ऑक्यूपाई किया ब्रिटेन के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। इसलिए आर्मी का एक रोल ये भी था। आप विदेशी लोगों को एंटर होने से रोकेंगे वो एक अलग बात, आप अफ्रीका एशिया में कॉलोनी एक्सटेंड करेंगे वो अलग बात। पहले तो इंडिया ऑक्यूपाई करना है ना, उस इंडिया को ही ऑक्यूपाई करने के लिए ये आर्मी चाहिए थी, और वो मेन रोल प्ले कर रहे थे उस आर्मी के अंदर जो यूरोपियंस हैं, जिन्हें हम आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो ये आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन मेंटेन होती है भारतीय खर्चे पर, इसलिए बड़े पैमाने पर भारतीय सेना रखनी आपको ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो ये सभी चेंजेस सेना के भीतर किए गए। सेना कमज़ोर और दुर्बल करने का प्रयास किया गया राष्ट्रवाद के मामले में, लेकिन सेना को हथियारों से सज्ज किया गया, मजबूत किया गया। सिख, पठान और गुरकों को बहुत ही तरजीह दी गई, और इसके तहत सेना एक वॉरियर क्लास में बहुत ही फियर्स बन करके उभरी, और इस सेना ने बड़े स्तर पर अंग्रेज़ों का परचम लहराया, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध था या और बाकी युद्ध थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़े लेवल पर इंडियन आर्मी का पार्टिसिपेशन था, और कई तरह की फ़ाइट्स जर्मनी और बाकी देशों से की है, और इसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी जो दिलजीत दोसांझ की है। ओके अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, दैट इज़ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज 1857 के बाद इस मद में भी बड़ा चेंज आएगा। देखिए मद शब्द मुझे लगता है आपको समझ आता होगा, हेडिंग मद मने हेडिंग। ओके इसमें भी एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? एक नहीं कई चेंज आएंगे। अब तक भारतीयों की एक लंबी पड़ी मांग थी, और वो ये थी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप सभी जानते हैं फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आप सबको पता है 1790s में जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में लाया गया रेवेन्यू का, तो वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम तो कारगर हो ही नहीं सकता था ना बिना सिविल सर्वेंट के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाने वाली थी। तो सिविल सर्विसेज का एक आधार बनता है। ऐसे में इस सिविल सर्विसेज में डेलिबरेटली एक स्कीम फॉलो की गई कि क्योंकि इंडिया एक बहुत ही एक्सपैंड है ना, तो इतना हॉरिजॉन है, इतना एक्सपेंस है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग की पोजीशन होल्डर्स चाहिए ऑलवेज, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव है। ऐसे में यूरोपियन ही की पोजीशन में रहने चाहिए, अनलेस अनटिल आप इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री, लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर और रिलीजन वाइज, इनफैक्ट जोग्राफी वाइज आप कितने डाइवर्सिफाइड हैं। एक कंट्री कभी भी एक सिंगल यूनिट के तौर पे कंट्रोल नहीं हो सकती थी। वो तभी हो सकती थी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। यूनिफॉर्मिटी रखने का एक तरीका है
कि वो ब्रिटिश आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, और वो तो हो सकता है अगर की पोजीशन पे डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के लेवल पर यूरोपियंस ही हैं। नीचे काम कौन कर रहा है मायने नहीं रखता। ऐसे में शुरू से कॉवेनेंटेड एंड अनकॉवेनेंटेड दो सिस्टम चलाए गए इनके द्वारा। कॉवेनेंटेड पोस्ट सारी की पोजीशंस हैं जो यूरोपियंस के लिए रिजर्व रहती थी, और नॉन कॉवेनेंटेड सब्सिडरी पोस्ट हैं जो सबॉर्डिनेटेड पोस्ट हैं वो इंडियंस के लिए आप रखते थे कि उनसे आप काम करा लेंगे। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत सरकार कहती है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए देंगे। इसके लिए एजुकेशन की मुहिम भारत में शुरू हुई। 1823 एजुकेशन की एक्टिविटी ने बंगाल में ज़ोर पकड़ा। राजा राम मोहन राय और विवियन डिरोजियो ने अच्छे से काम किया इस क्षेत्र में। द्वारका नाथ टैगोर, बाद में आप देखेंगे द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये शख्सियतें भी बहुत मजबूत कहलाएंगी। ऐसे में बंगाल में एक बंगाल रेनेसेंस आया, एक रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग आई वहाँ पर। लॉजिकल कंसेप्ट पर चीज़ों को आंकने की कोशिशें की गई, प्रथाओं को चैलेंज किया गया, पूछा गया कि वेद पुराण ग्रंथों में क्या सत्य में यही लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें होती रही, एक इंटेलेक्चुअल सेगमेंट का जन्म हुआ। ऐसे में इनके द्वारा एक मांग की जा रही थी कि भाई आप सिविल सर्विसेज को रेस एंड क्रीड के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना करिए, आप इसको ओपन करिए। और अगर इंडिया पे आप रूल कर रहे हैं, इंडियंस की एक लेजिटिमेट जगह होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम के अंदर, ऐसा इनके द्वारा कहा जाने लगा। सरकार के ऊपर एक दबाव है, पहला आधार। दूसरा 1833 तक का समय आ रहा है, सरकार भी देख रही है कि हम भारत में एक्चुअली में गए क्यों थे। हम भारत में गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर हमको अपने मुनाफे देखने हैं, पूंजीवाद देखना है, कैपिटलिज्म। ऐसे में 1797 से 1799 के बीच में वेलेस्ली ने अपनी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के तहत काफ़ी बड़ा भारत अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो एक तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन काफ़ी बढ़ रहा, जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा भारत आपके कंट्रोल में आ रहा, और आप आए हैं यहाँ पर एक्चुअली में एक्सप्लॉइट करने। तो आप यहाँ से कमाए पैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों खर्च करेंगे, लॉजिक ही नहीं बनता। तो आप ये कह रहे हैं कि यूरोप से ऑफिसर्स भी थोड़े अब इंडिया में कम होने चाहिए, क्यों ना हम भारतीयों को ही क्लैरिकल और सबॉर्डिनेट पोस्ट के लायक बना दे, तो मेजॉरिटी वर्क इन्हीं से लें। सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनी की पोजीशंस पर यूरोपियंस रहेंगे, देश अपने कंट्रोल में रहेगा और देश चलता भी रहेगा कम खर्चे पे, क्योंकि इनको तो थोड़ी बहुत भी तनख्वाह दे देंगे। इसलिए आपने देखा 1833 से 1835 के बीच में टी.बी. मकौले के द्वारा ये कहा गया कि अब इंग्लिश लैंग्वेज को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चुना जाएगा, और सिलेबस के तहत भी वो कंसेप्ट्स, वो मेथोडोलॉजीज आपको पढ़ाई जाएंगी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने का साथ देगा। तो एक परिवर्तन ये आता है कि आपको एक वर्किंग क्लास खड़ी करनी है भारत से। दूसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन ये आ जाता है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ से आने वाले इंडिया में लोगों का बर्डन घटाना है, तो 1833 के एक्ट में भारत की तरफ से भी दबाव है, आपकी भी निजी ज़रूरतें हैं, और कॉलोनियलिस्ट स्ट्रक्चर ये डिमांड कर रहा है कि अब थोड़ा बहुत इंडिया को भी समावेशी बनाया जाए, ताकि वहाँ से विद्रोह के बिगुल ना फूके। 1833 के एक्ट के तहत आपने ये कह दिया कि अब सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स हुआ करेंगे और क्लियरली नॉमिनेशन बेसिस पर सिविल सर्वेंट नहीं चुने जाएंगे। अब तक होता ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे हुआ करते थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जिन लोगों को नॉमिनेट किया जाता था वो भारत में आकर के सिविल सर्वेंट की पोस्ट को ऑक्यूपाई किया करते थे। आधार ये रहा करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी बड़े मुख्य शेयर होल्डर हैं उनको प्लीज़ करने के लिए उनके बच्चे, भाई, भतीजों को इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती करा दिया जाता था, ताकि उन्हें अच्छे रेम्यूनरेशन यहाँ से मिलते थे। ये बड़ा ल्यूक्रेटिव जॉब हुआ करती थी। लेकिन 1833 के एक्ट के तहत ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उनमें से एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर ही कैंडिडेट नॉमिनेट कर पाएंगे, और जितने कैंडिडेट वो नॉमिनेट करेंगे उन पे कंपटीशन फाइट होगा, और जो कंपटीशन जीत करके आएगा उसे जॉब मिलेगी। यानी कि आपने नॉमिनेशन कम कंपटीशन का मेथड 1833 में इन्वॉल्व कर दिया। ऐसे में नेचुरल सी बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करेंगे, तो इंडियंस को इससे कोई रियल बेनिफिट नहीं मिला। समय आगे बढ़ा, 1833 से 1853 तक का समय बदल चुका था। 1853 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है, लेकिन इन बिटवीन काफ़ी बड़ा एरिया भारत का फिर से कंट्रोल हो गया, क्योंकि डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। ऐसे में अब इतना बड़ा भारत कंट्रोल में है। 1815 से चल रहा बंगाल का रेनेसेंस का पीरियड अब 40 साल देख चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके तहत लोगों में जिज्ञासा है, जानकारियां हैं, अवेयरनेस है, लोग अपने अधिकार और हक मांगने लगे हैं। एक स्तर पर बुद्धिजीवियों के द्वारा बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो 1853 में स्ट्रक्चर यूरोप के गवर्नमेंट का भी बदला है। अब धीरे धीरे भारत से कंपनी का रूल वैसे ही समाप्त हो रहा था।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कम हो रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दबदबा बढ़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा कम हो रहा था, क्राउन और पार्लियामेंट का दबदबा बढ़ रहा था। तो ऐसे में अब एक चेंज और आता है कि 1853 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि अब से सिविल सर्विसेज की मुफ्त परीक्षाएं कराई जाएंगी, फ्री कंपटीशन कराया जाएगा, उसके तहत आप अपीयर हो सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए 1854 में कानून भी लाया गया था, रूल बनाया गया था। इसके तहत एग्ज़ाम्स होने शुरू हो चुके थे, लेकिन मुद्दे की बात है इससे कोई रियल बेनिफिट इंडिया को मिला नहीं। और एक आधार ये माना गया था 1857 के रिवॉल्ट का, मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्बन एरियाज़ के मिडिल एंड अपर क्लास इस वजह से अंग्रेज़ों से नदारत थे कि भाई पब्लिक सर्विसेज में उन्हें प्रॉपर प्लेस क्यों नहीं दिया जाता, क्यों उन्हें अनकॉवेनेंटेड से आगे बढ़ करके कॉवेनेंटेड एरिया में एंट्री नहीं है। इस वजह से उन लोगों ने विद्रोहियों का साथ तो नहीं दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ भी नहीं गए, वो न्यूट्रल रहे। और अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि ये एक बड़ा वर्क है जिसके अपने साथ लाया जा सकता है। इसके तहत 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट लाया गया, और इस सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत एग्ज़ाम्स फ्री एंड फेयर मैनर में कंपटीशन के तहत होल्ड होंगे, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसी धारणा लाई गई। और इसके तहत वो पहले भारतीय जो फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करके फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पर इंडियन मूल के आए, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इसके बाद हर बार जब एग्ज़ाम होता था इक्का दुक्का इंडियंस उसमें आते रहते थे, और इंडियन सिविल सर्विसेज में आते रहे। लेकिन मुद्दे की बात यह है मेजॉरिटी सिलेक्शंस आज भी यूरोपियंस का ही रहा, इंडियंस उसमें नहीं आ पाए। उसके कुछ मूल कारण थे। मूल कारण ये थे, सबसे पहले एग्ज़ाम लंदन में होल्ड हुआ करता था। देखिए, हैरानी की बात यह है कि आज आप बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, कहीं गलती से कह दीजिए कि झारखंड या छत्तीसगढ़ PCS का फॉर्म भर दे, बच्चा सन्न हो जाता है कि हैं छत्तीसगढ़ जाना है, झारखंड जाना है। सोचिए उन ज़मानों में, आज रेलवे है, एक से एक फ़्लाइट्स हैं, एक से एक रास्ते ज़रिए गाड़ियों पे जा सकते हैं आप। जिन ज़मानों में 3 महीने जाने की यात्रा और 3 महीने आने की यात्रा, उन ज़मानों में लंदन में एग्ज़ाम होल्ड कर दिया जाए। मैं आज ही आपको अगर ये कह दूँ कि IAS का प्रीलिम्स लंदन में है, आज फ़्लाइट्स हैं, सब कुछ हैं, आप एक दिन में जाके अगले दिन वापस आ सकते हैं, तो घर में ये विपदा पड़ी होगी कि अगर प्रीलिम्स में फ़ेल हो गया तो 3.5-4 लाख तेरे पे वेस्ट करे लंदन भेजने में। तो मैं उन ज़मानों की बात कर रहा हूँ 1860s की, कैसे लंदन आप जाते थे। तो लंदन जाना ये बड़ी बात थी। तो आपने एक तरफ से कुछ दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, क्योंकि आप ये चाहते थे कि असली में कुछ देना ही नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, आज जी का जंजाल बना हुआ है UPSC का सिलेबस पढ़ना। सिलेबस आपसे जुड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ते हैं, इंडियन इकॉनमी पढ़ते हैं, साइंस आप पढ़ते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की पढ़नी है। सोचिए, मैं उन ज़मानों की बात करता हूँ, आज आप गवर्नमेंट से पढ़े हैं, CBSE से पढ़े हैं, अच्छे स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, आपकी अच्छी बेसिक नॉलेज है। तकरीबन सभी को इंग्लिश, हिंदी अच्छे से पढ़नी आती है, रीजनल लैंग्वेज भी आती है। उन ज़मानों में जो उस समय का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ करता था, वो क्लासिकल लैटिन, क्लासिकल ग्रीक एंड क्लासिकल इंग्लिश नॉलेज के बेसिस पर होता था। यानी कि आपको क्लासिकल लैटिन का पूरा ज्ञान लेना है, इसी तरह से आपको ग्रीक का पूरा नॉलेज लेना है, इंग्लिश का पूरा नॉलेज लेना है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोसाइटी, कस्टम, कल्चर, लैटिन सोसाइटी का, ग्रीक सोसाइटी का, इंग्लिश सोसाइटी का, फिर वो लैंग्वेजेस। आज भी इंडिया में कुछ स्कूल्स हैं जो क्लासिकल लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश पढ़ाते हैं। कितने के बच्चे उसमें एनरोल करते हैं आप देख लेना, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। आप एक देश में जन्मे हैं, वहाँ की धार्मिक कहानियाँ, वहाँ के समाज को जानते हैं। ऑल इन ऑल आपको एक ऐसे एलियन देश के बारे में पढ़ना है जिसका भी क्लासिकल फेज़ पढ़ना है, उसका भी मॉडर्न फेज़ नहीं पढ़ना है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट। आज हर बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट हिस्ट्री। सोचिए, उस दौर में आपको वो क्लासिकल नॉलेज लेनी है, मतलब आपको कम से कम 4 से 6 साल पहले से लंदन में इन्वेस्ट करने पड़ते थे। अच्छे इंस्टीट्यूशन और अच्छे कोचिंग संस्थाओं से पढ़ना पड़ता था, और अच्छे दिग्गज शिक्षक ही आपको उस समय की वो क्लासिकल टीचिंग्स दे सकते थे, क्योंकि नॉर्मल पर्सन नहीं दे सकता था। ऐसे में आपको उनके कंटेम्प्रेरी आकर उन यूरोपियन बच्चों के बराबर बैठ करके नॉलेज लेनी है। खर्चा कितना होगा आप मुझे बता दीजिए, आज कोचिंग का कितना खर्चा है। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा हैम्पर हुआ करता था कि आप बड़े लेवल पर खर्चा करवाया करते थे। आई बात समझ में? तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि इस तरह के तरीके अपना करके आपने लंदन में सेंटर रखे, आपने बड़े लेवल पर सिलेबस को मॉडिफाई किया, आपने हाईली कॉस्टली अफेयर इसे बना दिया कि चाह करके भी इंडियन ये ना कर पाए। क्योंकि भारत आज, अगर आप ये कहते हैं कि डेवलपिंग स्टेट में है, गरीबी से जूझ रहा है,
तो उस समय में भी आज भारत की हालत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लड़कियों के लिए फ्री हैं, और यूपीएससी का फॉर्म आपको भरना 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ भरना कईयों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। आप इमेजिन करिए उस समय के भारत की इकोनॉमिक कंडीशन, और ऐसे में ये कॉस्टली एग्ज़ाम तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो आपने दिया तो है कि फ्रीली आप ये कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक फ्रीली कंडक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए बड़े पैमाने पर इसका लाभ नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो यहाँ पर नज़र आता है वो है मैक्सिमम एज लिमिट। आज भारत में रहते हुए, भारत की शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए आपके पास एज लिमिट कितनी है? जनरल कैटेगरी 32 फॉर द IAS, एंड अगर पंजाब PCS की बात करूँ तो 37। 32 भी कम लग रहा है, कहते और समय चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन उस समय मैक्सिमम एज क्या है? 23। नॉलेज क्लासिकल चाहिए सारी यूरोप की, और मैक्सिमम एज 23 है। मतलब 14-15 साल की उम्र में ही निकल लीजिए आप वहाँ पर और शुरुआत कर दीजिए। देखिए माइंड क्या होता होगा आदमी का, ब्रेन का भी एक एडोलेसेंट एज है, आपकी ब्रेन की भी एक ग्रोथ है, माइंड का एक डेवलपमेंट का स्टेजेस होते हैं। ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगा कि ये नहीं हो पाएगा, गलत था। सक्सेस मिलने लगा, बहुत से ऐसे रजवाड़े थे, ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, मर्चेंट थे, तो कोई चिंता नहीं बेटा, जाओ रहो 5-6 साल वहीं पे पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर करो, दैट्स इट, और कोई चक्कर नहीं। सक्सेस जब मिलने लगा, अंग्रेज भयभीत हो गए। ये 1859 की कहानी है कि एज 23 साल थी, लेकिन डर इतने गए कि 1878 में मैक्सिमम एज कम करके 19 साल कर दी। अब कैन यू इमेजिन, जब आपने 19 साल कर ली, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। इसके बाद एकदम से रोक लग गई, भारतीयों का सिलेक्शन नहीं होने लगा। इसको एक बड़ी चुनौती मानते हुए अपने जीवन का पहला आधार सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। 19 साल की मैक्सिमम एज लिमिट की धज्जियाँ उड़ाते हुए एग्ज़ाम क्लियर किया, और एग्ज़ाम सिर्फ इंडियंस का नहीं होता था, ये वर्ल्ड लेवल का एग्ज़ाम होता था, क्योंकि जितनी भी कॉलोनीज़ हैं सारे लोग ला करके लंदन में पेपर दे सकते थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उनका ऑल इंडिया रैंक नहीं, उनका ऑल वर्ल्ड रैंक उस समय या 4 या 6 था, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो सिविल सर्वेंट सर्विसेज ज्वाइन नहीं करते हैं। उद्देश्य केवल ये था कि उन्होंने ये बताया कि भारतीय किसी भी तरह से पोटेंशियलिटी में कम नहीं है, हमारे में क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। आपने क्षमता को चैलेंज किया था, हमने प्रमाणित कर दिया कि अगर हमारे पास कंड्यूसिव कंडीशंस होती तो आज आपसे बेटर कंडीशंस, बेटर डेमोक्रेसी और बेटर गवर्नमेंट हम फॉर्म करके देते। दैट्स इट। ओके, लोगों का कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट करने के लिए ये एक एक्ट ही बहुत था उनका, कि उन्होंने ये तिलस्म भी तोड़ दिया कि सिविल सर्विसेज किसी से निकलता नहीं। इमेजिन करिए, ये कोई छोटी घटना नहीं है। 19 साल की मैक्सिमम एज किसे मानते हुए 17-18 साल की उम्र में आपने वो एग्ज़ाम ही क्लियर करके रख दिया, और वो भी टॉप रैंकर्स में, और उसके बाद आप उसे ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन हो जाते, आज़ाद भारत तक वो किन पोजीशंस पे होते, और आज उनकी फैमिली लीनियज क्या होती भारत में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक कॉज को आपने सर्व किया और आपने एक तिलिस्म ब्रेक किया और लोगों को मोबिलाइज़ किया, तो आज़ादी में इसका एक बड़ा रोल है। आज़ादी सिर्फ एक चीज़ से नहीं मिलती, आज़ादी में बड़े सारे एक्ट हुए हैं, उसमें ये एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था। ओके, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो इस तरह से आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, उन चेंजेस में आपने एक्सप्लॉयटेशन को और इंटेंस किया। आपने लोगों को ये दिखाया कि आप सिविल सर्विसेज में इंडियंस को एंट्री दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने यूरोपियन क्लचेज इंडिया पे और स्ट्रॉन्ग किए, आपने उन्हें और एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, क्योंकि इस समय सिविल सर्विसेज का एक्सपेंशन हुआ, और उस एक्सपेंशन में बड़ी तादाद में अगर कोई आया तो वो यूरोपियंस ही आए। इंडियंस को उस लेवल पर उसमें जगह नहीं मिली। लंबे समय तक भारतीयों के किए जा रहे प्रयासों की वजह से 1918 में जाकर के सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन किया गया। 1918 के बाद भारत में एग्ज़ाम करने के लिए मंजूरी दी गई, लेकिन इस इंडियनाइजेशन का सीधे तौर पर भारतीयों को उस लेवल पर लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस इंडियनाइजेशन के बाद जो लोग उस इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत आते हैं, पहली बात, और जो पहले से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके तहत जो लोग सेलेक्ट हुए थे, दूसरी बात, ये ऐसा लगा भारतीय समाज को कि उनके एस्पिरेशंस को सर्व नहीं कर रहे थे। मुद्दे की बात यह है कि जिन लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं वो लोग गवर्नमेंट के ऑपरेटर्स के तहत ही काम करते रहे, वो सरकार की नीतियों को, उनकी पॉलिसियों को ही इम्प्लीमेंट करते रहे। यानी कि जो नेशनलिस्ट थॉट था, जो एक पैट्रियोटिज़म की फीलिंग थी, उसे सिविल सर्विसेज के फ्रेम के अंदर ले जा नहीं पाए। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनके मास्टर्स चाहते थे, जो पॉलिसीज़ थी, जो प्रोटोकॉल्स थे, उनको फॉलो करके इनफैक्ट उन्हीं की नीतियों को भारत भर में लागू करवाते रहे। एक तरह से सिविल सर्विसेज के तहत जो भारतीय यहाँ पर रिक्रूट हुए हैं, उन्होंने बरतानिया सरकार की पकड़ को मजबूत ही किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए बड़े लेवल पर भारतीय उन सिविल सर्वेंट्स को ब्रिटिश एजेंट कह के पुकारा करते थे।
अगर मैं आपको ध्यान से एक बात बताऊं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको बड़े लेवल पर फ्रीडम स्ट्रगल में आपको लॉयर्स नज़र आते हैं, बैरिस्टर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट नज़र आते हैं, पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं, लेकिन आपको उस स्तर पर बड़े लेवल पर सिविल सर्वेंट्स नहीं दिखेंगे जो पार्टिसिपेट करते हों उस समय की फ्रीडम स्ट्रगल में। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। चलें, ये हमें समझ आ गया। तो क्या किया गया आपके साथ? आपके साथ पहले दिन से लेकर के लास्ट डे तक एक डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो की गई, जबकि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि इंडियन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेकिन आपने उस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो किया जो सारी डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आपने नस्ल के आधार पर एक कौम को हर चीज़ों से दूर रखा। आपने शुरुआती तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित की उसमें जुडिशरी में फिर भी इंडियंस को जगह दी, क्योंकि आप हेल्पलेस थे। आपको रेवेन्यू कलेक्शन के मेथोडोलॉजीज़ क्लियर नहीं थे, आपको लगान इकट्ठे करने के सदियों पुराने टर्म्स क्लियर नहीं थे, रेवेन्यू कलेक्शन की लोकल मशीनरी हैंडल करने का आपको हुनर पता नहीं था। यही कारण है कि आपने दो तरह के जो डिवीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन के थे उसमें से जुडिशरी में फिर भी इंडियंस लोकल लेवल पर इंडक्ट हुए, लेकिन जैसे जैसे हिरार्की पे आप ऊपर चढ़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल, वहाँ तक जाते जाते इंडियंस ख़त्म हो जाते थे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें फिर भी रखते थे, प्रोविंशियल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक एडवाइज़र पोजीशन पे वो होते थे, उसके ऊपर वो कहीं नज़र नहीं आते थे। ऐसे में भी आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें उतनी जगह नहीं दी जितनी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में दी, क्योंकि निज़ामत का मामला, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला लोकल रूलर नवाबों के जिम्मे छोड़ा गया था, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ के तहत एडमिनिस्टर किया जाता था। ऐसे में उन क्षेत्रों में आपने फिर भी जगह दी जुडिशरी में, सिविल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मजबूत रहा। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लेकिन इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी अगर मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, एग्जीक्यूटिव की, सरकार की, उसमें बहुत बाद में जाकर के भारतीयों को कहीं जगह मिलनी शुरू हुई, जब 1863 के बाद सिविल सर्वेंट्स का एक दौर क्लियर हुआ। आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी, आप रजनीकांत की मूवी देखी होगी आपने, लिंगा, उसमें वो डैम बनवाता है, वो अंग्रेज़ों के समय का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही दिखाया गया। आप इमेजिन करिए कि भारतीय राजा कितने कमज़ोर हुए कि एक किंग लिटरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि एक किंग एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। और आप यहाँ से देखिए कि सिविल सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश रूल में, कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किंग है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किंग है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारतीय किंग को डीसी लेवल की पोस्ट तक भी एब्जॉर्ब किया कि इतना दे दो इसको, बहुत है। जबकि वो किंग हुआ करता था एक टाइम का, उसके अंदर फुल फ्लैजेड ब्यूरोक्रेसी थी, और वो अब एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी का एक नुमाइंदा बन के बैठा है। इतने बड़े राज्य, जो उसका राज्य था, उस राज्य के एक अंग का, एक दफ्तर का एक वो ऑफिसर बन के बैठा है। दैट्स इट। तो ये पता लगता है। तो सिविल सर्विसेज ब्रिटिश रूल का स्टील फ्रेम है। स्टील फ्रेम थ्योरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी स्टील फ्रेम पे पूरा अंग्रेजी साम्राज्य खड़ा था, ये बात याद रखें। और इसी स्टील फ्रेम को एज इट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद कंटिन्यू किया, क्योंकि उनके सामने क्वेश्चन था कि सिविल सर्विसेज का क्या करना है। उन्होंने कहा था ये सिविल सर्वेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही इंटैक्ट रखने, वरना इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में? तब से लेकर के आज दिन तक सिविल सर्विसेज हाईली प्रेस्टिजियस हैं। इसलिए इसका प्रभाव इतना था कि आज़ादी के तुरंत बाद इसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज से बदल करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कन्वर्ट किया गया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला है रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसा संबंध रहा 1857 के बाद भारतीय राजाओं के साथ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1857 का रिवॉल्ट में अगर ब्रिटिशर्स को एक्चुअल स्ट्रेंथ किसी के द्वारा मिली है रिवॉल्ट को सप्रेस करने की, तो वो कौन थे? द प्रिंसली स्टेट्स। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि रानी झांसी को जब झांसी से उखाड़ा है अंग्रेज़ों ने, और उन्होंने जाकर के ग्वालियर में सिंधियाओं से लड़ करके ग्वालियर खाली कराया, तो रानी झांसी की कितनी एनर्जी, टाइम और वेपन्स वहाँ पे वेस्ट हुए होंगे। अगर कहीं रानी झांसी को सिंधिया और होलकर उस समय समर्थन दे देते, तो आपको नहीं लगता कि बड़े आराम से हीरोज़ हराया जा सकता था? लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया? दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि अगर होलकर और सिंधिया रानी झांसी का समर्थन दे देते, तो रानी झांसी हो जाती महारानी, और होलकर और सिंधियाओं को यह बर्दाश्त नहीं था। और दूसरी बात, अगर कहीं 1857 के विद्रोही जीत जाते, तो फिर भारत का शासक फिर से हो जाता बहादुर शाह जफर, और मराठे और मुगल आपस में तो इसी कारण से लड़ते रहे। तो चाहे ये पोस्ट मौर्य पीरियड हो, चाहे ये राजपूत पीरियड हो जब तुर्क भारत आए, और चाहे ये ब्रिटिश पीरियड हो जब मुगल पीरियड हो जब ब्रिटिश इंडिया आए,
हर बार भारत में अगर इन्वेजन होकर के सक्सेस मिला है तो वो इंडियन रूलर्स के इंटरनल स्ट्राइफ की वजह से। अगर मिडिवल एजेस में इंडियन राजपूत रूलर्स आपस में ना लड़ रहे होते, तुर्कों की एंट्री नहीं हो सकती थी, तुर्क भारत में सत्ता नहीं कर सकते थे। अगर सल्तनत पीरियड के लेटर टाइम में भारतीय शासक और सल्तनत शासकों के बीच में आपस में युद्ध ना चल रहे होते तो किसी भी कंडीशन पर मुगल बाबर अपनी सत्ता जमा नहीं सकता था। अगर मुगलों के लेटर पीरियड में रीजनल रूलर्स में आपसी फाइटें ना होती, ब्रिटिशर्स कभी भी सेट नहीं हो सकते थे। तो ये भारत की अपनी एक अंदरूनी कमजोरी बड़ी लंबे समय से रही कि अंदरूनी ताकतों में हमेशा से वैमनस्य रहा, बैर रहा, जिसका फ़ायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। ये पहली चीज़ थी। तो ऐसे में इस समय ये आपस में एक दूसरे की चढ़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुपीरियरिटी। तो देखो, दो लोग बैठे होंगे, ये किसी तीसरे को अपना हेड बनाना स्वीकार करेंगे, दोनों में से कोई बन जाए, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं। तो ऐसे में होलकर, सिंधिया और ऐसे बाकी राजाओं का ये कहना था कि ब्रिटिश सबके सुपीरियर है, वो चलेगा, अपन में से कोई सुपीरियर नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ये बड़ी बात थी। तो इनमें एकता नहीं थी और अंग्रेज़ों ने ये सीखा, कहते हैं इसको यूज़ करना है। जो रूलर ने हमें सपोर्ट किया है सप्रेशन में, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बुलवाक्स हैं, और कैनिंग ने इन्हें बुलवाक कहा है। इन बुलवाक्स को अब आज के बाद लेजिटिमेट बुलवाक बनाना, इन्हें डैम बनाना है कि जब कभी भी टाइड उठें, कभी भी स्टॉर्म आए, कभी भी वेव रेवोल्यूशन की उठें, ये डैम उन्हें रोक लेंगे। इन तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है। इसके तहत क्या किया गया? सबसे पहले तो नियम लाया गया कि आज तक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी की पॉलिसी है, इसके तहत जो बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है, आपका अडॉप्टेड बच्चा लीगल हेयर माना जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आज के बाद आपके साथ कोई अनेक्सेशन की पॉलिसी हम नहीं चलेंगे, यानी कि आपके राज्यों का अनेक्सेशन नहीं किया जाएगा। तो दो चीज़ें परिवर्तन कर दी, अनेक्सेशन की पॉलिसी छोड़ दी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म कर दिया। इसके तहत हुआ क्या? देखिए, आज दिन तक इंडियन रूलर सब्सिडरी थे। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी वेलेस्ली ने शुरू किया 1797-98 के दौरान, बड़ी पीक लेवल पे गई। इंडियन सब्सिडरी है। सब्सिडरी कौन होता है? सहायक होता है ना। हम यहाँ पर दो लोग सहायक हो सकते हैं, वो मेरा सहायक, मैं उसका सहायक। लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि 1857 के बाद क्या परिवर्तन आया? अब इंडियन रूलर सब्सिडरी नहीं है, अब इंडियन रूलर सब्ज्यूगेटेड है, अधीन है। अधीन होने में और सहायक होने में बड़ा फ़र्क होता है। तो भारतीय शासकों ने अधीनस्था स्वीकार कर ली, क्योंकि यह शर्त थी उनके सामने कि आपकी पोजीशन, आपके स्टेट इंटैक्ट रखे जाएंगे, लेकिन आपको ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्वीन को अपना ओवरलॉर्ड मानना होगा। दैट्स इट। और ऐसे में इंडियन रूलर्स ने अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, जो पहले नहीं थी। पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत आप अंग्रेज़ों के सहायक होते थे, लेकिन आपके इंटरनल टेरिटरी में, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप सॉवरेन होते थे। आपकी संप्रभुता अखंडित होती थी, एक तरह से इंटीग्रिटी होती थी, सॉवरेनिटी होती थी। लेकिन अब वो स्टेटस चेंज हो गया। अब आपके सुपीरियर क्राउन है, और 1877 के लिए इसकी वजह से दिल्ली दरबार भी आपको पता है लगाया गया था, और उसके तहत क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। और लॉर्ड लिटन के बारे में उस समय ये कहा गया था कि भारत भर में अकाल पड़ रहे हैं और आपने इतना भव्य दरबार सजाया है और उसमें भारतीय शासक आए हैं। तो ऐसा कहा गया था कि नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था। तो यहाँ पे नीरो इसे कहा गया है लॉर्ड लिटन को, और रोम भारत को कहा गया कि एक तरफ अकाल पड़ रहे हैं और तुम इतने भव्य खर्चे कर रहे हो। इसी कारण 1885 में आगे बढ़ करके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी और लोगों के इन सेंटीमेंट को वो मोबिलाइज कर जाएगी। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के अब परिवर्तन ये आ जाता है इंडियन रूलर के स्टेटस में कि इंडियन रूलर की टेरिटरी में पहले भी ब्रिटिश रेजिडेंट होता था, अब भी ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। लेकिन वो पहले ब्रिटिश रेजिडेंट का काम मैसेंजर का हुआ करता था। वो भारतीय राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी अपने मास्टर को दे दिया करता था। लेकिन अभी इंडियन रेजिडेंट पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये उनके कार्यकाल में, उनकी कार्य क्षमता में, उनकी कार्य प्रणाली में दखल करता है। बड़ी बात। दूसरी बात, अब स्टेट अनेक्स नहीं होते, याद रखें। राजा होता है, राज्य होता है। अब राज्य जो है ये अनेक्स तो नहीं होंगे, लेकिन राजा के मंत्री कभी भी अंग्रेज बदल सकते हैं अगर वो राजा और उसके मंत्री अंग्रेज़ों की पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं कर रहे। ये बड़ी ताकत अब अंग्रेज़ों के पास आ गई, और इसी के तहत 1879 बड़ौदा और 1891 मणिपुर के राजा गद्दी से उतारे गए अंग्रेज़ों के द्वारा। यानी कि अब स्टेट वही रहेगा, राज्य वही रहेगा, लेकिन राजा आप तय करते हैं। और अब आप राजा बदलते हैं, अब आपका गद्दी पे कंट्रोल है।
पहले आप स्टेट अनेक्स कर रहे थे, तो अनेक्सेशन तो अब भी नहीं रुकी। और दूसरी बड़ी बात, राजा ने यहाँ पर क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया? राजा ने अपना टाइटल, राजा ने अपनी पोजीशन और राजा ने अपने प्रिविलेजेस बचाने के लिए, ये 3 चीज़ें बचाने के लिए अपना राज्य कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि प्रजा तबाह होगी इसके बाद। क्यों? क्योंकि ओवरलॉर्ड जो है, जो ब्रिटिश है, वो अपने बेनिफिट में ही स्टेट को कार्व आउट करेगा, वर्किंग कराएगा। ऐसे में अब उस पूरे स्टेट का लाभ जो पूरी प्रजा और राजा दोनों को मिलना था, वो लाभ अब केवल राजा तक सीमित है। उसके टाइटल, उसकी पोजीशन, उसके प्रिविलेजेस इंटैक्ट है। इसी के दम पर वो कह रहा है जो होना है होता रहे, करना है तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई बात समझ में? इस तरह से पोजीशन काफ़ी डिग्रेड कर गई इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की। तो यू कैन इमेजिन कि भारत का एक राजा DC तक बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक बन रहा है, और जबकि ये वही भारतीय साम्राज्य है जिसमें वर्ल्ड के सबसे हाईली पेड मनसबदार भारतीय राजा रखते रहे हैं, और वो खुद अब एक DC की पोस्ट पे हैं। तो बहुत से इंडियन किंग आपको एज अ मैजिस्ट्रेट, एज अ कलेक्टर एब्जॉर्ब होते देखेंगे बाद में जा करके। तो आपने 1 बाय 1 उनकी पोजीशन ख़त्म की है, नीचे लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रिविलेजेस को इंटैक्ट रखने के लिए आपकी शर्तों को उन्होंने माना है। इसके तहत आपने एक बहुत ही बड़ा लॉयल कैडर खड़ा कर लिया, और 1857 के दरबार के 1877 के दरबार के तहत लॉर्ड लिटन ने ये कहा था कि ये भारतीय साम्राज्ञी क्वीन विक्टोरिया आपकी होप्स, आपकी एस्पिरेशंस, आपके प्रिविलेजेस, आपके थॉट्स, आपकी स्ट्रेंथ इनमें एक्सप्रेस होती है। यानी कि इनका हर कदम इंडियन एरिस्टोक्रेसी के भले के लिए है, और बदले में भारतीय राजा ये वादा करते हैं कि हमारा हर भरसक प्रयास रहेगा बरतानिया साम्राज्य को और शासन को भारत में तटस्थ बनाए रखने के लिए, हम हिलने नहीं देते, ये गारंटी है। आई बात समझ में? तो इस तरह का इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ इनके साथ संबंध बना। अब इसको बनाने के कुछ और कारण भी थे। क्या कारण थे? देखिए, 2 तरह का भारत इस समय नज़र आ रहा है। एक ब्रिटिश इंडिया है जहाँ पे तो ब्रिटिशर्स का रूल होता है, एक प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जहाँ पे भारतीय लोकल राजा है। ऐसे में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, द ब्रिटिश इंडिया, उसके कंटेम्प्रेरी जो प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का सीधा कंट्रोल तो नहीं है, रूलर तो अभी भी इंटैक्ट है। तो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ब्रिटिश जुडिशियल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स के जो प्रेस पे और बाकी चीज़ों पे लगाए हुए बैन है, वो सीधे तो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ऐसे में यहाँ से पॉलिटिकल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, पैट्रियोटिक मूवमेंट खड़े होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको सेफ एवेन्यू यहाँ पे मिलेगा। ब्रिटिश इंडिया रीजन में ऐसी आवाज़ें ना खड़ी हो तो वहाँ पर तो सीधे ब्रिटिशर्स ने प्रोएक्टिव होकर के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के अधीन 1885 में कांग्रेस बनने दी कि हम ही अपने आगे होकर के एक सेफ बॉडी बना ले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आने वाली हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होंगी, चाहे ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, पीजेंट यूनियंस हैं, ये प्रिंसली स्टेट से खड़ी होंगी। और ऐसे में अंग्रेज़ों को लगता था कि ये मूवमेंट इन राज्यों से खड़ी ना हो जाएं, इसके लिए बड़े लेवल पर इन स्टेट्स पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। इस वजह से इन स्टेट्स में इंटरफेरेंस करते थे। तो पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन को रिप्लेस कर दिया पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस में, कि उन्हें ये डर था कि इन राज्यों से ये मूवमेंट खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अंग्रेज सदा ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये स्टेट्स ऐसा एपरेटस अपना जाएं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन में इस स्तर पर आ जाएं कि ये ब्रिटिश इंडिया के साथ मिलने के लायक हो जाएं। तो वो लगातार यहाँ पर इंटरवेंशन करते थे और भारतीय जनता को यह और ब्रिटेन की जनता को यह बहाना देते थे कि हम पॉजिटिव इंटरवेंशंस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि उनका इंटरनल रीज़न ये हुआ करता था कि वो इन प्रिंसली स्टेट्स को एट पार लाना चाहते थे ब्रिटिश इंडिया के, ताकि धीरे धीरे इन्हें सबस्यूम करा दिया जाए ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और जो राजा महाराजा या मंत्री है उन्हें कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM कुछ भी बना करके एब्जॉर्ब करा देंगे। दैट्स इट, ख़त्म कहानी। पूरे भारत को अमलगमेट करने का सपना पूरा हो जाएगा 10, 20, 30, 40 साल में। तब तक ये हिरार्कीज़ राजाओं की इतनी का बदनाम कर देंगे और तब तक कंट्रोल इतना का स्ट्रांग हो जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा राजा है कौन। ये उनका दूसरा तरीका था। इस वजह से भारतीय राज्यों में उनका खासा इंटरेस्ट था और इंटरनल इंटरफेरेंस की पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के भारतीय राजाओं के साथ उनके संबंधों के विषय में ये है। अब इसके बाद मैं एक बड़ी हेडिंग लिखूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसके अंदर काफ़ी सब हेडिंग्स हैं। हम उन सब हेडिंग्स को एलेबोरेट करेंगे। ओके, मेजर सारे हमने क्या क्या 1857 के बाद चेंजेस आए वो देखा। अब मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के तहत ये सब डिविजन्स हैं सारी, इनको भी देखते हैं पूरे डिटेल में, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा चेंजेस। सबसे पहला डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी इन्होंने 1857 के बाद अपनाई। हितेश, फूड ख़त्म नहीं कर लेना खा के, थोड़ा छोड़ दो, खाना भी तो खाना। 1857 की पॉलिसी के बाद हितेश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ओके, आओ अपनाएं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत क्या किया गया?
देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो पहले से ही डीएनए में चल रही थी ब्रिटिशर्स के। किस तरह से? जब आप भारत में आए तो आपने क्या नोटिस किया कि इंडियन पावर्स में आपस में, इंडियन रूलर्स में आपस में बड़े लेवल पर एक टसल चलती है। तो उसने आपने उस पावर स्ट्रगल का बेनिफिट उठाया, किसी एक रूलर को किसी दूसरे के अगेंस्ट काउंटर पॉइज किया और इसके तहत आपने पॉलिटिक्स को बैलेंस किया और ख़ुद को इस्टेब्लिश कर दिया। शुरुआत में आपने यही किया, फिर एक रूलर के बच्चों के बीच में आपने इस पॉलिसी ऑफ काउंटर पॉइज को यूज़ किया, एक बेटे का दूसरे के अगेंस्ट समर्थन कर दिया और फिर उससे फ़ायदा उठा लिया। ये चलता आ रहा था, लेकिन इस बार सिचुएशन चेंज्ड है। ये कैसे चेंज्ड है? देखिए, आपने हर स्तर पर इस बार काउंटर पॉइज की पॉलिसी यूज़ की और आपने डिवाइड एंड रूल किया। आपने प्रोविंस को प्रोविंस से लड़वाया, आपने सेंटर को प्रोविंस से लड़ाया। मैंने कल समझाया, फाइनेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर आपने कम्युनिटी को कम्युनिटी से लड़ाया, आपने रूलर को प्रजा से, सब्जेक्ट से काउंटर पॉइज कर दिया, आपने ज़मींदार लैंडलॉर्ड को उसकी जो नॉर्मल पीजेंट है उससे काउंटर पॉइज कर दिया। ये सारी चीज़ें अभी समझ आएंगी। और आपने सबसे बड़ी चीज़ कर दी, हिंदू को मुस्लिम से काउंटर पॉइज कर दिया। आपने एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट कर दी पूरी कंट्री के अंदर। ये तरह तरह के जो इन्होंने डिवाइड एंड रूल किए हैं उनको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं।